आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ईरान के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद मशरिक़ वुस्ता में हालात कशीदा हैं। ईरान ने अमेरिका की जारहियत का मुंहतोड़ जवाब दिया है। इराक में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान ने मिसाइलों से हमला कर अमेरिका के दांत खट्टे कर दिए हैं। दो अमेरिकी एयरबेस हैं जिन पर यह हमला आज सुबह तड़के किया गया। इस हमले में 80 लोगों के मारे जाने का ईरान ने दावा किया है। ईरान अमेरिका कशीदगी से मशरिक़ वुस्ता के ममालिक भी अलर्ट पर हैं और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हालात पर उनकी नजर है। अभी तक सब कुछ ठीक ठाक है और हालात पर उनकी नजर है। सवाल यही उठ रहा है कि अगर यह कशीदगी और बढ़ती है तो इसके क्या कुछ असरात होंगे दुनिया पर और खास तौर से मशरिक़ वुस्ता पर। यह यूं कहा जाए कि एशियन ममालिक जो हैं और हिंदुस्तान पर इसके क्या कुछ असरात होंगे। आज प्राइम डिबेट में हम इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। या फिर जिस तरह से ये पूरे हालात या ये कशीदगी जिस तरह से उरूज पर जा रही है, क्या कहीं ना कहीं इसका फायदा डोनाल्ड ट्रंप को आने वाले इंतखाबात में भी मिल सकता है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे इश्यू पर यह मुकम्मल रिपोर्ट देखिए। ईरान अमेरिका कशीदगी उरूज पर। ईरान ने इराक में ही दिया अमेरिका को जवाब। ईरान अमेरिका कशीदगी से तीसरी आलमी जंग का खतरा। ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत का इंतकाम लेने के लिए इराक में अमरीकी फौज और उसकी इत्तिहादी फोर्स पर दर्जनों मिसाइल हमले किए। सिपाह पासदाराने इनकलाब इस्लामी ने बुध की सुबह अल असद एयरबेस पर 35 रॉकेट दागे। अल असद एयरबेस पर अमरीकी फौज तैनात है। खबरों के मुताबिक इस हमले में 80 लोग मारे गए हैं, जिनमें 20 फौजी जवान भी शामिल हैं। इराक में अमरीकी फौजी ठिकाने पर ईरानी हमले के पेश नजर इजराइल ने अपनी फजाइया को हाई अलर्ट कर दिया है। इससे कबल ईरान की मीडिया ने रिपोर्ट दी थी कि ईरान ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को इंतबाह दिया है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमले के लिए इन इलाकों और फौजी अड्डों का इस्तेमाल करेगा तो उन पर भी हमला किया जाएगा। ईरान के पासदाराने इनकलाब इस्लामी की अल कुद्स फोर्स ने इराक में अमेरिकी फौजी अड्डों इरबिल और अल असद एयरबेस को निशाना बनाते हुए मिसाइलों से हमला किया था। अमेरिका के ड्रोन रॉकेट हमले में गुज़िश्ता जुमे को ईरान के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी समेत कई लोगों की हलाकत के बाद ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंतकाम लेने की धमकी दी थी। ईरान के मगरबी इराक में वाक़े अल असद अड्डे पर मिसाइल हमले के बाद मशरिकी शाम में तैनात अमरीकी फौज मुतहर्रिक हो गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदाराने इनकलाब की अल कुद्स फोर्स ने ऐलान किया है कि फजाई अड्डों पर हमला कमांडर कासिम सुलेमानी की हलाकत का इंतकाम लेने के लिए किया गया है। अमरीकी तर्जुमान स्टेफनी ग्रेशम ने तस्दीक करते हुए कहा कि इराक में वाक़े अमरीकी एयरबेस पर हमले से व्हाइट हाउस बाखबर है और सदर डोनाल्ड ट्रंप हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ईरान अमरीका कशीदगी से मशरिक़ वुस्ता के ममालिक भी अलर्ट पर है। खासकर अरब ममालिक मौजूदा हालात से मोहतात हैं। ईरान अमरीका कशीदगी से एशियाई ममालिक पर भी असरात मुरत्तब हो सकते हैं। खासकर हिंदुस्तान को तेल की किल्लत जैसे मसाइल का सामना हो सकता है। हिंदुस्तान और ईरान के दैरीना और तारीखी रिश्ते हैं। हिंदुस्तान को अपने रिश्ते अमरीका और ईरान से उस्तवार रखने में दिक्कत पेश आ सकती है। अब देखना ये अहम होगा कि ये कशीदगी बढ़कर कहां तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो जाहिर सी बात है कि हमेशा अमेरिका ईरान को उकसाता रहा है और हमेशा उस पर जिस तरह से पाबंदियां आयद रही हैं, कहीं ना कहीं अब एक तरह से जो ईरान के ऊपर खतरा था, ये यूं कहा जाए कि पानी जो था वो सर के ऊपर जा चुका था। इराक में अमेरिका ईरान के जनरल
कासिम सुलेमानी के ऊपर जिस तरह से हमला होता है और उस हमले में कई ईरानी हलाक किए जाते हैं और खासतौर से कासिम सुलेमानी की हलाकत कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक वजह मानी जा रही है जिसके चलते ईरान को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा है। और ईरान ने पहले ही कहा था कि अमेरिका को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। और आप देखिए कि आज सुबह ईरान ने इराक में ही अमेरिका के 2 एयरबेस पर अटैक किया है और ईरान ने दावा किया है कि 80 लोग इस अटैक में मारे गए हैं जिसमें बड़ी तादाद अमेरिकी फौजियों की है। अब सवाल यह उठ रहा है कि अमेरिका इसके बाद क्या कुछ कदम उठाएगा, क्या यह कशीदगी यहीं पर थम जाएगी या बात अभी और आगे बढ़ेगी, और अगर बात आगे बढ़ती है तो यह बात कहां तक जाएगी यह देखना भी बहुत अहम होगा। आज प्राइम डिबेट में मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अपने मेहमानों से आज इसी हसास इश्यू पर हम बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ पीके सहगल साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं, डिबेट का हिस्सा है, और इनके अलावा ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं और इसके अलावा आलमी उमूर के आप माहिर भी हैं। कुछ देर में कुछ और मेहमान भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। पीके सहगल साहब और ख्वाजा इफ्तिखार साहब, आप दोनों का इस्तकबाल है। इनके अलावा मेरे साथ कुछ और मेहमान भी इस डिबेट में जुड़ेंगे। मेरे साथ आगा सुल्तान साहब एक्सपर्ट है इंडो इराक रिलेशन के, या यूं कहा जाए कि इराक उमूर के आप माहिर हैं, आप भी इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। तो ख्वाजा इफ्तिखार साहब, आगा सुल्तान साहब और पीके सहगल साहब, तीनों लोगों का बहुत इस्तकबाल है और भी कुछ मेहमान हमारे साथ इस इश्यू पर जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले आगा सुल्तान साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर, जिस तरह के हालात हैं, क्योंकि अब एक तरह से लग रहा था कि लगातार अमेरिका की तरफ से ईरान पर पाबंदियां आयद की जा रही थी, उसके बाद जिस तरह से जुमे के रोज अटैक किया गया ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी पर, कहीं ना कहीं पानी अब सर के ऊपर जा रहा था। ऐसे में क्या जो कदम ईरान ने उठाया है, इस कदम को किस तरह से देखते हैं आगा साहब? जी, पहले तो ये जो अमेरिका ने इराकी सॉइल में जी शहीद मेजर जनरल कासिम सुलेमानी और अबू महदी अल मुहंदिस और उनके 8 अफराद को ड्रोन अटैक की है, ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक गलत है। मैं पूछता हूं अमेरिकन्स को, कौन दिया आपको परमिशन ऐसी हरकत करने के लिए? हु आर दे? एक इराकी टेरिटरी में जाकर जो मेजर जनरल कासिम सुलेमानी प्राइम मिनिस्टर की दावत से आए थे, और मेजर जनरल सुलेमानी का जो कंट्रीब्यूशन है वो भूल गए हैं, पूरी दुनिया भूल गई है। क्योंकि जब सीरिया में अटैक्स हुए, रिबेल्स सपोर्टेड बाय अमेरिकन एंड इट्स allies, जब मेजर जनरल सुलेमानी ने बशर अल असद की इनविटेशन पे गए और प्रेसिडेंट पुतिन की मदद से उन्होंने पूरे टेररिस्ट को वाइप ऑफ किया। सीरिया में 3,80,000 अफराद से ज्यादा इंतकाल हुए और 90% ऑफ द कंट्री डिस्प्लेस्ड हो गए। यहां पे जब सक्सेस नहीं हुआ अमेरिकन का, उन्होंने एक ऐलान किया ISIS का, फलूजा में ओवरनाइट टेक ओवर हुआ और बगदादी को खलीफा बना दिया। तब क्या हुआ? आयतुल्लाह सिस्तानी साहब ने एक फतवा दी इराकियों को, आप अब जाइए अपने वतन को बचाइए। सुन्नी, क्रिश्चियन, शिया पूरे मिलकर एक पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स बनाई, सिविलियंस मैदान में आए। इस सिविलियंस को ट्रेनिंग दी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी ने, और ये हुआ हादिसा 2014 में, जून 14, 2014 में। बिल्कुल 3.5-4 साल में उन्होंने पूरे दाइश को खत्म कर दिया। और अमेरिका ने एक ऐलान की थी जब दाइश फलूजा को टेक ओवर किए कि 30 साल लगेगा, 30 साल लगेगा इस दाइश को खत्म करने के लिए। इन्होंने 3 साल में खत्म कर दिया। तो मेजर जनरल सुलेमानी को आप ड्रोन अटैक करते हैं, दिस इज अ वेरी बार्बरिक अटैक। अब जब यह अटैक होता है तो ईरान कैन नॉट कीप क्वाइट, ईरान कैन नॉट कीप क्वाइट। उन्होंने अमेरिकन एयर बेसेस को मारा है, सही, वो दूसरों को नहीं मारा है, ईरान अमेरिकन बेसेस को। और इराकी पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन किया, 170 MPs मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, कि पूरे फोर्सेस, अमेरिकन एंड फॉरेन फोर्सेस शुड एविक्ट फ्रॉम द इराकी सॉइल।
मिस्टर ट्रंप क्या बोलते हैं? यस, आई विल गो ओनली इफ यू पे माई चार्जेस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन मेकिंग द बेस्ट एयरबेस इन द वर्ल्ड। ये क्या है? एंड अमेरिका को पावर कौन देता है सैंक्शंस लगाने के लिए? एंड वो बोलते हैं कि हम ऐसे सैंक्शन डालेंगे इराक के ऊपर वर्स देन ईरान। तो मैं पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को पूछता हूं कि आप थोड़ा जग जाइए, आप उठिए, खासकर हमारे हुकूमत हिंद को मैं गुजारिश करता हूं, इट कैन प्ले ए वेरी गुड मीडिएशन रोल, क्योंकि मेजर जनरल कासिम सुलेमानी वॉज अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। मैं दर्द के साथ कहता हूं, एंड आई कंडेम वन ऑफ द मेजर चैनल्स ऑफ इंडियन मीडिया हैज टर्म्ड हिम एज आतंकी। आई डिप्लोर दैट। मेजर जनरल सुलेमानी ने चाहबार पोर्ट के टेररिस्ट अटैक को फॉइल किया था। ही हेल्प्ड द इंडियंस इन मेंटेनिंग द चाहबार पोर्ट टेररिस्ट अटैक। बिल्कुल, जाहिर सी बात है जब बात बढ़ेगी तो बहुत 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 दूर तक जाएगी, और जाहिर सी बात है कि एक कशीदगी अभी भी है, बरकरार है, और अमेरिका के रुख को भी अब देखना होगा। इस बीच मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान मीर अय्यूब अली खान साहब, आप सीनियर सहाफी भी हैं, जर्नलिस्ट हैं, और इसके अलावा आप गल्फ उमूर के माहिर भी हैं। मीर अय्यूब अली खान साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं ख्वाजा इफ्तिखार साहब आपके पास आना चाहूंगा। ख्वाजा इफ्तिखार साहब, जो बात जहां से आगा सुल्तान साहब ने शुरू की थी कि जो कदम अमेरिका ने उठाया, जिस तरह से जनरल कासिम सुलेमानी पर अटैक किया गया, कहीं ना कहीं आलमी कवानीन के खिलाफ है, लेकिन फिर भी दुनिया खामोश है। हुरैरा साहब, देखिए, मैं आपकी आज की इस बहस को जो एक थोड़ा दूसरी तरफ ले जाना चाहूँगा जी। जहाँ तक अभी आगा सुल्तान साहब ने जितनी बातें कही हैं, मैं उन तमाम बातों से इत्तेफाक करते हुए, उनकी तायीद करते हुए इस बहस को आगे बढ़ाना चाहूँगा जी। देखिए, बुनियादी सवाल आज तमाम महज़्ज़ब दुनिया के सामने ये है कि इस दुनिया में कौन सा निज़ाम चलेगा। इस दुनिया में जंगल का निज़ाम चलेगा या इस दुनिया में महज़्ज़ब निज़ाम चलेगा। ये बहस अब यहाँ पहुँचती है। सही। अमेरिका को एक आदत हो गई है कि बैनुल अक़वामी क़वानीन की बातें बहुत करना, सिविल लिबर्टीज़ की बातें बहुत करना, डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स की बातें बहुत करना, उपदेश बहुत देना, तमाम दुनिया को तहजीब और तमद्दुन जो है उसके सबक पढ़ाना, और इन तमाम चीज़ों को जिसका सबक अमेरिका दुनिया को पढ़ाता है, उनको अमेरिका मुतवातिर यके बाद दीगरे पैर के नीचे रौंदता चला आ रहा है। आप बताइए, अफगानिस्तान आपने नहीं छोड़ा, इराक आपने नहीं छोड़ा, सीरिया आपने नहीं छोड़ा, जो है यमन में आप घुसे हुए हैं, सऊदीया में आप घुसे हुए हैं, मतलब कोई दुनिया, वियतनाम में उससे पहले आप थे। मतलब आप आखिर दुनिया को कहाँ ले जाना चाहते हैं? मुझसे पहला सवाल मेरा ये होगा इस बहस के अंदर जो है कि अमेरिका को नहीं बल्कि तमाम महज़्ज़ब दुनिया को आज जो है अमेरिका को अलग थलग करके एक तरफ करना होगा, और तमाम महज़्ज़ब दुनिया को ये सबक अब अमेरिका को पढ़ाने की ज़रूरत है कि बस इनफ इज इनफ, बहुत हो चुका, अब ये सिलसिला आगे नहीं चलेगा। जहां तक ईरान के रद्द अमल का ताल्लुक है, देखिए, रद्द अमल होता है, ये रिएक्शन होता है उस इनिशिएटिव का जो किसी और तरफ से लिया जाता है। एग्रेशन जो है वो अमेरिका ने किया है, एग्रेशन ईरान ने नहीं किया है। कासिम सुलेमानी जो उनके कमांडर थे और आइंदा आने वाले इंतखाबात में सदारती उम्मीदवार थे, और ईरान में उनका जो मकाम था वो आयतुल्लाह खमीनाई के बाद था, यानी जो वहाँ के प्रेसिडेंट है आयतुल्लाह रूहानी जो हैं, उनसे भी बुलंद उनका सियासी मकाम था। इसके अलावा जो उनका बैनुल अक़वामी किरदार है टेररिज्म को ख़त्म करने में, इंतहा पसंदी को ख़त्म करने में, सीरिया में, जैसा आगा सुल्तान साहब ने कहा कि आप ये बताइए कि किस किस्म का मुसलमान आपको पसंद है, आपके क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है। एक तरफ तो आप कहते हैं साहब इस्लाम का और टेररिज्म का जो है चोली दामन का साथ है, लेकिन जो लोग उस टेररिज्म को दफन करने के लिए, उसकी जड़ों को खत्म करने के लिए जो काम अभी आगा सुल्तान साहब कह रहे थे, जिस काम में 30 साल आपको तो 30 साल तकरीबन अफगानिस्तान में लड़ते हुए हो गए, आज अपनी खाल बचा के वहां से आप इज्जत से भागना चाहते हैं। आप तो तालिबान के सामने भी खड़े नहीं हो सके। ईरान तो बाकायदा मुकम्मल मुनज़्ज़म ताकत और पूरी अपनी एक टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ों के अंदर वो पैवस्त है तमाम मामलात के अंदर। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए हमारा मुल्क वतन हिंदुस्तान, जी, हिंदुस्तान के ईरान के साथ हमारे आज के ताल्लुकात नहीं है। ईरान की तहजीब और हिंदुस्तान की तहजीब, इन दोनों तहजीबों का बड़ा गहरा और वालिहाना ताल्लुक हजारों साल पर मुहित है। और इस हिंदुस्तान की हर हुकूमत, माए हमारी इस मौजूदा हुकूमत के ईरान के साथ खुसूसी सिफारती, तिजारती, तहजीबी और तमद्दुनी और तारीखी ताल्लुकात जो है, माए इक़्तिसादी ताल्लुकात के रखती रही है। मौजूदा हुकूमत भी बज़ाहिर हिंदुस्तान और अमेरिका के चाबहार का जो कोड बन रहा था हिंदुस्तान में, बिल्कुल ये है। अच्छा नहीं, बस जरा सा मैं ऐड कर दूं कि इसी तरीके से हिंदुस्तान के ताल्लुकात अमेरिका से भी आज अपनी इंतहा पे हैं, हाँ अपनी इंतहा पर हैं, और उधर इसराइल के साथ भी इस हुकूमत के ताल्लुकात गैर मामूली हैं। तो ऐसी सूरत हाल जिसके अंदर इसराइल, अमेरिका और ईरान, ये तीनों ममालिक कहीं ना कहीं बराह रास्त जो हैं एक दूसरे से इस पूरे सारे मामले से जुड़ गए हैं। हमारा हिंदुस्तान और हमारी इस वक्त की जो कौमी क़यादत है, मैं समझता हूं कि उसमें इतनी क़ुव्वत, ताकत और सलाहियत मौजूद है कि वो दरमियान में आ सकती है और खित्ते के अंदर सूरत हाल मज़ीद खराब ना हो और एस्केलेशन ना हो। जैसा कि वज़ीर ख़ारजा ईरान ने कहा है कि हमारा प्रोपोर्शनेट के लिए भी एक मुश्किल वक्त होगा, हिंदुस्तान को भी एक तरह से सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि क्या कुछ इसमें इंटरफेयर किया जाए या ना किया जाए। मैं ख्वाजा साहब आपके पास आऊंगा और बहुत अच्छे आपने पॉइंट रखे हैं। इस बीच मेरे साथ दो और बहुत खास मेहमान, डॉक्टर राजन साहब, एक्सपर्ट इंटरनेशनल अफेयर्स के हैं, आप भी इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। फजलुर रहमान सिद्दीकी साहब गल्फ एक्सपर्ट हैं, आलमी उमूर के एक्सपर्ट हैं, आप भी इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। फजलुर रहमान साहब और डॉक्टर राजन दोनों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं अय्यूब अली खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। अय्यूब अली खान साहब, जो अभी बात यहां पर ख्वाजा इफ्तिखार साहब कर रहे थे कि भाई हिंदुस्तान पर क्या कुछ असरात होंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान अगर ये कशीदगी बरकरार रहती है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि अगर ईरान अमेरिका के दरमियान ये कशीदगी और बढ़ती है तो दुनिया पर इसके क्या कुछ असरात होंगे, मिडिल ईस्ट में क्या कुछ इसके असरात होंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अमेरिका का ये जो कदम है, ये जो इक़दाम है ईरान के ख़िलाफ़ में, वो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी भी हिसाब से आप इसको चेक कर लें, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। दूसरा पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वो ये कि आप ईरान को टारगेट कब से बनाए हुए हैं। 1979 ऑनवर्ड्स इराक की जंग में, ईरान की जंग में आपने ईरान को टारगेट बनाया, और उसके बाद में फिर मजीद कुवैत के मामले में भी ईरान को टारगेट बनाया। ये जो आपका फिर सैंक्शंस न्यूक्लियर हवाले से उसके ऊपर लाद दिए गए, क्यों ईरान के साथ में इतनी दुश्मनी है आपकी? उस खित्ते को आप ईरान को साथ लिए बगैर उस खित्ते में आप अमन से नहीं रह सकते। आपका अगर प्रिजुडिस्ड रोल वहां पे है, वहां पे मौजूदगी आपकी किसी खास मकसद के तहत है, और वो मकसद आपका बेसिकली पेट्रोल है, उस पेट्रोल के मकसद के तहत में आप इस किस्म का खेल नहीं खेल सकते। और मैं समझता हूं कि सारी दुनिया को मुत्तहदा तौर पर इस हमले की मजम्मत करना चाहिए, और कासिम सुलेमानी की जो जिस तरीके से उन पर हमला करके ख़त्म किया गया, वो किसी भी सूरत पे उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर हम उसको जस्टिफाई करने बैठेंगे तो कोई भी मुल्क किसी भी मुल्क में घुसकर किसी भी बहाने से वहां पे मारपीट शुरू कर देगा और खून खराबा करेगा, जो एक्सेप्टेबल दुनिया के लिए नहीं है, दुनिया की अमन के लिए बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने चूंकि वॉर का एक हिस्सा कवर किया हुआ है वहां पे, जब कुवैत की जंग में इराक चला गया था, तो ये मैं चाहूंगा कि अमेरिका ने मुसलसिल बढ़ावा दिया था इराक के सद्दाम हुसैन को ईरान पर चढ़ाई करने का। वहां पे जो अरब हुकूमतें हैं उन्होंने भी उसकी हमदर्दी की थी। ये हमदर्दी का नुकसान इनके समझ में नहीं आ रहा है कि ना सिर्फ इनको होगा बल्कि तमाम दुनिया को होगा। और मेरा ये मानना है कि अगर जंग में एस्केलेशन होता है और जंग की सूरत हाल अगर निकल आती है तो पूरा खित्ता जो है इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, टर्की, ये तमाम के तमाम इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। देयर इज ए ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ दिस डेंजर। बिल्कुल। मैं डॉक्टर राजन आपके पास आना चाहूंगा।
डॉक्टर राजन, जिस तरह से यहाँ पर ख्वाजा इफ्तिखार साहब ने सारी बातें कही, आगा सुल्तान साहब ने और उसके बाद अयूब अली खान साहब ने, कि अमेरिका तो दंदनाता हुआ कोई भी कार्रवाई कर देता है। उसने इराक को बर्बाद कर दिया, अफगानिस्तान को बर्बाद किया, सीरिया और अब ईरान पर उसकी एक तरह से बुरी नजर है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, जिस तरह से अयूब अली खान साहब ने कहा कि दुनिया को एकजुट होना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्या आपको लगता है कि ये अमल क्या इतना आसान आपको लगता है कि अमेरिका के खिलाफ दुनिया जो है एक तरह से घेरा तंग करेगी? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा, लेकिन मैं ये बता दूं कि पूरा विश्व जो है वहाँ सब एक साथ तो नहीं हो सकता, लेकिन ईरान के साथ काफ़ी मजबूत देश अभी हैं उसके साथ। मैं पहले बता दूं कि रशिया पूरी तरह से ईरान के साथ है। अगर हम चीन की बात करें तो चीन उसको बड़े डिप्लोमेटिकली वो बीच बीच की बात करेगा, लेकिन चीन पूरी तरह से ईरान के साथ है। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादातर कंट्रीज, इंग्लैंड को अगर छोड़ दें, तो कोई भी अमेरिका के साथ खुले तौर पे, अब छोटे देशों की बात, मैं पोलैंड और हंगरी की बात नहीं कर रहा, बट जो भी इंपॉर्टेंट यूरोपियन कंट्रीज हैं, चाहे वो जर्मनी की बात करें या फ्रांस की बात करें या इटली या दूसरे देशों की बात करें, तो वो अमेरिका के साथ इस ईरान वाले की जो अभी जो अटैक हुआ है उसमें अमेरिका के साथ नहीं है। भारत की बात करें तो भारत का बहुत ही स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, एक हिस्टोरिकल कल्चरल रिलेशनशिप ईरान के साथ रहा है, और अगर ईरान में युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो भारत सीधे तौर से इस पे प्रभावित होगा, और भारत कभी नहीं चाहेगा कि वहां पे इस ढंग की संभावना बने। जहां तक खाड़ी देशों की बात कर रहे हैं तो वहां पे भी जो अभी कुछ दिन पहले आपने देखा हो कि सऊदी अरबिया के या दूसरे देश हैं, उसके लीडर्स ने बताया कि वहां पे युद्ध की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि ये अमेरिका की जो पॉलिसी है, खुद अमेरिका में भी जो दूसरी पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी के लीडर ट्रंप हैं, लेकिन जो दूसरी पार्टी, जो इंपॉर्टेंट पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसके लीडर्स हमेशा बोल रहे हैं, बर्नी से लेकर सारे लीडर्स की हम बात करें तो हमेशा बोल रहे हैं कि युद्ध नहीं होनी चाहिए। ये ट्रंप की जो एक जो पॉलिसी है, ये काफी डेंजरस पॉलिसी है। इसको ज्यादातर अमेरिकन भी वहां पे समझ पा रहे हैं, लेकिन ट्रंप काफी अनप्रेडिक्टेबल लीडर है, आप जानते हैं, और उसने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिससे कि काफी मुश्किलात खाड़ी देशों में और जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं वहां पे एक रीजनल इनस्टेबिलिटी हो गई है। इससे कई देशों की इकोनॉमी सीधे तौर पे प्रभावित होगी, उसमें भारत भी एक देश है। अगर वहां पे युद्ध की स्थिति बनती है तो पूरे के पूरे भारत की अर्थव्यवस्था पे उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इकोनॉमी की हालत खराब होगी। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अमेरिका के साथ ज्यादातर देश ईरान के अगेंस्ट में जो अभी एस्केलेशन हो रहा है वहां पे उसके साथ नहीं है, युद्ध की स्थिति कोई नहीं चाहता वहां पे, लेकिन ट्रंप वो ये अभी इसलिए वो करना चाहते हैं कि वो अपने जो लोग हैं, उनके जो रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर्स हैं, उनके जो कोर बेस हैं, उनको ये मैसेज देना चाहते हैं वो काफी स्ट्रांग लीडर हैं और एक्शन ले सकते हैं। सच्चाई यह है कि अमेरिका भी ईरान में ग्राउंड फोर्सेस नहीं भेजना चाहती है, ना ही कोई यूरोपियन कंट्रीज भेजना चाहती है, लेकिन ये एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट था जिसको कि अमेरिका अपने जो उनके जो हार्डकोर नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं उनको अपीज करने के लिए एक मैसेज देना था, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था ये। बिल्कुल। मैं फजलुर रहमान साहब आपके पास आऊंगा, उसके बाद पीके सहगल साहब मैं आपके पास भी आऊंगा, और हिंदुस्तान पर क्या कुछ असरात होंगे उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन मैं फजलुर रहमान साहब आपके पास आना चाहूंगा। फजलुर रहमान साहब, अभी तक जो पैनलिस्ट ने अपने अपने जो पॉइंट्स रखे, एक पॉइंट मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा। जिस तरह से यहां पर डॉक्टर राजन ने कहा कि अमेरिका की पॉलिसी बहुत खतरनाक है, ट्रंप किसी हद तक भी जा सकते हैं क्योंकि अब अमेरिका में चुनाव नजदीक हैं। क्या फजलुर रहमान साहब आपको लग रहा है कि ट्रंप कहीं ना कहीं अब चुनावी फायदा भी इस कशीदगी में देख रहे हैं? देखिए, जहां तक इस पूरे हादसे का सवाल है, जो मामला हुआ है, उसको हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से नहीं देख सकते हैं जी। उसका ये एक उनसुर हो सकता है इलेक्शन, लेकिन पिछले तकरीबन 40 साल से जो ईरान अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं, और ख़ास करके पिछले एक दहाई से जो ईरान का रोल रहा है उस खित्ते में, चाहे वो सीरिया में, चाहे इराक में, चाहे लेबनान में, चाहे यमन में, तो जो कशीदगी पूरी ईरान और अमेरिका की है इस 10 साल में और बढ़ी है। उसकी वजह यह है कि ट्रंप साहब पिछले तकरीबन 3 साल से जो उनका एक यूनिलेटरल एटीट्यूड है, एक तो यूनिपोलर वर्ल्ड जब से आया तब से अमेरिका की पॉलिसी बहुत ही अलग हो गई, और खास करके 3 साल से हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से उनकी पॉलिसी जो यूनिलेटरल उनका एटीट्यूड है, और वो सिर्फ एक दुनिया के लिए अमेरिका की पॉलिसी से खतरा नहीं है, बल्कि जिस तरह से अमेरिकन एथिक्स और वैल्यूज का जो इरोजन हो रहा है उनके अंदर, जब से उनके अहद में जो चीजें हम देख रहे हैं,
उससे इस बात की भी अक्कासी है कि अमेरिका की जो पूरी पॉलिसी सिर्फ बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसी है वेस्ट एशिया में, और वेस्ट एशिया, बल्कि यहां मैं डॉक्टर आर्यन साहब से इख्तलाफ करूंगा, यूरोप में भी जो अमेरिका की जो ट्रम्प साहब की जो जबान है, जो पिछले 3 साल से उन्होंने जिस तरह से डिप्लोमेटिक जो लैंग्वेज को उन्होंने साइडलाइन करके जिस तरह की उन्होंने जबानें इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक इकोनॉमिक वॉर, एक मिलिट्री वॉर, जो पैसे की बातें कि नाटो कुछ नहीं है, ईयू कुछ नहीं है, जिस तरह की डिवाइसिव पॉलिसी है, तो ये उनकी पॉलिसी सिर्फ वेस्ट एशिया तक महदूद नहीं है बल्कि यूरोप तक महदूद है। और जहां तक इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ हम इससे नहीं देख सकते कि वो अमेरिका में इलेक्शन है, इसका ताल्लुक इस चीज से भी है कि ईरान का जो एक तसल्लुत, बढ़ता तसल्लुत, और ईरान की जो बेसिक जो डिमांड थी उस एरिया में कि हमारे उसको जो फोर्सेस आपने लगा रखी है उसको हटाइए आप, और हमारी जो एक रीजनल जो वो चीजें हैं, जो एक ताकत है, उसका एतराफ कीजिए। और तीसरी बात यह है कि जिस तरह से आपने पूरे अरब ममालिक को जो डिवाइड कर रखा है, जो गल्फ ममालिक को डिवाइड कर रखा है, जिस तरह का आपने पूरा एक मिलिटराइजेशन कर रखा है, जिस तरह का आपने पूरे आर्म्स मार्केट को आपने वो कर रखा है, प्रॉस्पर कर रहे हैं आप इस वेस्ट एशिया का, जब से एक वोलाटाइल जो सिचुएशन है, तो इसके बहुत सारे उंसुर हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो चीजें हैं, जो हालात जो हैं, ये हालात इसमें ये जो सबसे जो खतरनाक चीजें हैं वो फर्दर इस चीज को इंस्टेबलाइज करने रीजन को इंस्टेबलाइज कर रही है। अभी आप देखिए पिछले तकरीबन 4-5 साल चीजें, लेबनान में कुछ चीजें वो हो रही थी, इराक एक पॉलिटिकल प्रोसेस में गया था, यमन में कुछ नेगोशिएशन हो रहा था, लेकिन इस हादसे के बाद वो सारी चीजें फिर की फिर जू की तू हो गई हैं। और अब एक नया वेस्ट एशिया, जिसको उन्होंने, आपको याद होगा हसन नसरुल्लाह ने कहा कि जो वेस्ट एशिया जो होगा अब वो प्री सुलेमानी और पोस्ट सुलेमानी से नापा जाएगा। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे किस तरह के हालात अनफोल्ड हो रहे हैं, और जो वहां पे जो लोग, जो मिलिशिया, जो प्रॉक्सीज, जो मुक्तदा सदर, जो हसन नसरुल्लाह ने, जो मेहदी, जो उनकी जो पूरी जो प्रॉक्सीज फोर्सेस थी, जिन्होंने किस तरह से पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लिया था, अब वो उन्होंने इस बात का फिर ऐलान कर दिया है कि हम सबको साथ आना है। और उन्होंने ये भी साथ साथ कहा कि जिम्मेदारी सिर्फ ईरान की नहीं है कि यूएस को काउंटर करे, ये जिम्मेदारी हमारी सबकी है। तो इससे इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इस पूरे खित्ते की सियासत है वो कहां जा रही है। और ये मामला सिर्फ ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स का नहीं है, ये मामला उससे ज्यादा मुझे लगता है कहीं ईरान सऊदी अरेबिया का भी है, ईरान यूएई का भी है, ईरान कुवैत का भी है। तो ये जंग जो है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको हम बहुत ही रिड्यूस करके देखें कि ईरान वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स है, ये उससे ज्यादा ये जंग कहीं उस खित्ते में लड़ी जाएगी। और पिछले 10 साल से जो जंग हो रही है, ये देखिए उस जंग का जो एक बड़ी न्यू डिफिनेशन से आ गई है कि दो मुल्कों में डायरेक्ट जंग नहीं हो रही है, ये जंग जो है प्रॉक्सी लड़ रहे हैं, मिलिशिया लड़ रहे हैं, अपनी हर कंट्री अपनी जंग जो है दूसरे के टेरिटरी पे लड़ रहा है। इसलिए पूरी की पूरी जो नौयत जो हमारे सामने आ रही है वो बहुत ही मुख्तलिफ है, और वो एक ट्रेडिशनल वार या कन्वेंशनल वार ना होके, बल्कि ये वार का बताना मुश्किल है कि कौन किससे लड़ रहा है। सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड, इतनी कंफ्यूजिंग, इतनी वेग है कि इन चीजों में बहुत सारे एक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, बहुत सारी इंटरवेंशन फोर्सेस आएंगी, उससे इन चीजों को ये जरा सा ये बताना मुश्किल है कि इसका फ्यूचर किस तरह का होगा। और ये अगर ये वार शुरू होता है, वार तो ऑलरेडी वहां चल रहा है, इसका खत्म, देखिए वार शुरू हो रहा है, लेकिन अब तक जितने भी वार शुरू हुए पिछले 10 साल में, किसी का मैंने ये नहीं देखा कि उसका किसी तरह की एंड या खात्मे की किसी तरह की कोई ऐसी उम्मीद या ऐसा कोई इस तरह का होप है कि जहां लगे कि वार कुछ एंड हो जाएगा। सही नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, कशीदगी बढ़ेगी तो इसका दायरा इस बार बहुत वसी हो सकता है और इसका अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। बहुत तफसील से फजलुर रहमान साहब आपने अपनी बात रखी। मैं पीके सहगल साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, बहुत देर से आप वेट कर रहे हैं, सबसे पहले आपने मेरे डिबेट को, शो को ज्वाइन किया था। मैं पीके सहगल साहब, ये तमाम चीजें जो पैनलिस्ट है रखी कि दुनिया पर क्या कुछ असरात होंगे अगर ये कशीदगी बढ़ेगी, खासतौर से मिडिल ईस्ट में क्या कुछ असरात होंगे। अगर उससे हटकर हम हिंदुस्तान की तरफ आते हैं, क्योंकि ईरान और अमेरिका दोनों से ही हिंदुस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे हैं मौजूदा में। अगर हम बात करें हिंदुस्तान पर, किस तरह से आप देखते हैं कि इसके असरात हिंदुस्तान पर किस तरह से पड़ेंगे, सहगल साहब? जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान जबरदस्त आपत्ति है में आ गया है, इकोनॉमिकली एंड डिप्लोमेटिकली। डिप्लोमेटिकली हमारे रिलेशंस बहुत ही जबरदस्त हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस अमेरिका के साथ में, और उतने ही बढ़िया रिलेशंस हमारे ईरान के साथ है, विच गोज बैक टू सेंचुरीज, सेकंड सेंचुरी बीसी। छह बाहर हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है,
उसके माध्यम से हम एक तो गोदार पोर्ट के ऊपर नजर रख सकते हैं, चाइनीज एक्टिविटीज के ऊपर। दूसरा, हमको रेल और रोड कनेक्टिविटी देता है अफगानिस्तान के साथ में। फिर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के साथ जोड़ता है, जिसके माध्यम से हमारा जो ट्रेड है सेंट्रल यूरोप और सेंट्रल एशिया और यूरोप 25% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम है, जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही अहम है। उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। फिर हिंदुस्तान के तकरीबन 80 लाख लोग इस समय, जिसको हम डायस्पोरा बोलते हैं, वो मिडिल ईस्ट में हैं। उनके माध्यम से $40 बिलियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हर साल आता है। इसमें बड़ी कटौती हो सकती है। फिर अगर जब खाड़ी युद्ध हुआ था उस समय हमको 1 लाख लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा था। आज उनकी सुरक्षा जो है और उनकी सेफ्टी बहुत बड़ी चिंता बन जाएगी। 1 लाख को इवैक्यूएट करना अलग बात है, 80 लाख को इवैक्यूएट करना इज एन इम्पॉसिबिलिटी। हिंदुस्तान की इकोनॉमी उसको सस्टेन नहीं कर सकेगी। हिंदुस्तान की डोमेस्टिक पॉलिसी है, डोमेस्टिक जो पार्टीज हैं, वो जबरदस्त दबाव डालेंगी सरकार के ऊपर, और सरकार किसी हालत में भी उनको इवैक्यूएट नहीं कर पाएगी। फिर साथ साथ हमारी इकोनॉमी के ऊपर बड़ा नुकसान हो रहा है। पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई है, डीजल प्राइसेस बढ़ गई है, जिससे हर प्रकार की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। हमारी फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट में फर्क पड़ गया है। रुपी डॉलर का एक्सचेंज रेट में फर्क पड़ गया है, रुपी कमजोर हो रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रही हैं, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। हर प्रकार की हमारी वैसे इस समय इकोनॉमी खस्ता हालत में, वो और खस्ता हालत में हो जाएगी। ऐसे में हिंदुस्तान की पूरी कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान के साथ में और अमेरिका के साथ में। दोनों देशों को अपील करें क्वाइटली, डिप्लोमेटिकली, टैक्टफुली, कि वो किसी भी प्रकार से इसको युद्ध को और आगे नहीं बढ़ाएं और कोई ना कोई तरीका ढूंढे इसको खत्म करने के लिए। ट्रंप ने जब सुलेमान को खत्म किया तो उन्होंने कहा हमारा मकसद पूरा हो चुका है, हम आगे कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर ईरान ने कुछ कार्रवाई की तो हम जवाबी कार्रवाई जबरदस्त करेंगे। अभी ईरान ने जो कार्रवाई की है वो बड़ी लाजमी थी, ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो कदम नहीं उठाते तो आयतुल्लाह की जो इन्फ्लुएंस है और वो जो छवि है बहुत गिर जाती। 50 लाख लोग इकट्ठे हुए उसके फ्यूनरल में। इससे साफ तौर पर नजर आता है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, बट उनको अपने अवाम को अपीज करना था, और उन्होंने भी ये कदम उठाया अपने अवाम को अपीज करने के लिए। लेकिन उनका जो दावा है कि वास्तव में हमने 80 अमेरिकन को मारे हैं, वो दावा गलत है। ये मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन है अपने अवाम को अपीज करने के लिए। आपको याद होगा जब 65 में अमेरिका पाकिस्तान पिट रहा था, अपने अवाम को बोल रहा था कि उनके ट्रुप्स जो है जम्मू में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जलंधर में लंच करेंगे और न्यू दिल्ली में डिनर करेंगे। वास्तव में स्थिति एग्जैक्टली ऑपोजिट थी। हर एक वॉर में जब वो पाकिस्तान हार रहा था, अपने अवाम को बताता था जीत रहे हैं। इसी माफिक ये एक किस्म से मिस इन्फॉर्मेशन है। अगर वास्तव में 80 अमेरिकन मारे होते, इस समय ये बहुत बड़ी युद्ध में कन्वर्ट हो गया होता। बिल्कुल जाहिर सी बात है। अब फिर आपने पूछा कि इंटरनेशनली इसका क्या असर क्या पड़ेगा? ये कशीदगी अब यहीं पर रुक जाएगी, ये सिलसिला यहीं पर थम जाएगा, या ये कशीदगी और बढ़ेगी? और अगर बढ़ती है कशीदगी तो इसका दायरा क्या कुछ होगा? छोटा सा मुझे कॉमर्शियल ब्रेक लेना है। बहुत अच्छी डिबेट और बहुत अच्छी बातचीत हुई है अभी तक प्राइम डिबेट में। छोटा सा मुझे कॉमर्शियल ब्रेक लेना है, ब्रेक से लौट कर आएंगे तो इसी इश्यू पर हम बात करेंगे कि क्या यह ईरान का रद्द अमल का एक तरह से इख्तिताम इसे माना जाए, या यूं कहा जाए कि अमेरिका और ईरान अब नहीं चाहेंगे कि इस कशीदगी को बढ़ाया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया से कहीं ना कहीं इस पर बहुत ज्यादा प्रेशर भी है। और इसके अलावा अगर हालात कशीदा होते हैं तो अरब ममालिक का या गल्फ के हालात क्या कुछ होंगे, उस पर और मजीद हम चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेना है, फौरन हाजिर होते हैं। कई बड़ी बीमारियों का खर्चा लाखों तक जा सकता है। आज ही $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
तो अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी एक तरह से उरूज पर है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है क्या यह कशीदगी मजीद बढ़ेगी या फिर ईरान ने जिस तरह से एक जवाब दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है, इराक में ही अमेरिका को जवाब ईरान ने दे दिया है, क्या इसे इख्तिताम समझा जाए ईरान की तरफ से, या अब यह आगे मानकर चला जाए कि ईरान का भी अमेरिका का भी जवाब इस पर आएगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक कहा है, उनकी तरफ से हालांकि मुकम्मल जवाब नहीं आया, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हालात अभी तक ठीक ठाक हैं और उस पर क्या कुछ अब आगे बयान आता है यह देखना बहुत अहम होगा। लेकिन अगर यह कशीदगी बढ़ती है तो इसके असरात क्या कुछ होंगे दुनिया पर, मिडिल ईस्ट में, एशिया में और खासतौर से हिंदुस्तान पर क्या असरात होंगे? आज प्राइम डिबेट में हम इसी को समझ रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद आगा सुल्तान साहब दोबारा से आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। आगा सुल्तान साहब, अगर यह कशीदगी और बढ़ती है, मजीद इसमें इजाफा होता है, तो इसमें अरब ममालिक की अरब ममालिक की जो जिम्मेदारी होगी या उनका जो रोल और किरदार होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, कभी भी ईरान नहीं चाहता है जंग पे जाने का। कितने सालों से सैंक्शंस डाला है अमेरिका ने, सही, बट दे हैव विथस्टूड द सैंक्शंस। अब न्यूक्लियर पॉलिसी ईरान के लिए अलग है, दूसरे कंट्रीज के लिए अलग है। डोंट यू थिंक इजराइल डजंट हैव न्यूक्लियर वेपन्स? उसके ऊपर सैंक्शंस क्यों नहीं डालते आप? और एनी अदर कंट्री, सिर्फ ईरान के ऊपर सैंक्शन डालते हैं। ठीक है, बट इतने सालों से उन्होंने सब्र किया है। सब्र का भी एक हद होता है। मगर आज भी कोई इंसान, या ईरान की हुकूमत हो या इराक की हुकूमत हो, नहीं चाहती जंग होने के लिए, क्योंकि जंग में सिर्फ और सिर्फ कॉमन मैन सफर होता है। इट्स ओनली द पुअर पर्सन हु सफर्स इन एनी वॉर। एंड खासकर हिंदुस्तान में फ्यूल प्राइसेस, इकोनॉमी इतना बर्बाद हो जाएगी तो इट एंटायर वर्ल्ड विल बी अ डिजास्टर। तो मेरी एक डिमांड आपके मीडियम से मैं पहुंचाना चाहता हूं। एक, व्हाट इज द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशंस शुड बी शिफ्टेड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू ए न्यूट्रल कंट्री। आज तक यूनाइटेड नेशंस ने आवाज नहीं उठाई है। अमेरिका ने हर कंट्री में जाकर इन्वेट करता है। मिडिल ईस्ट, टोटल मिडिल ईस्ट में उसके बेसेस हैं। व्हाई? अमेरिका शुड प्ले ए बिग ब्रदर रोल। इंस्टेड ऑफ दैट वो एक बिग डेविल का रोल प्ले कर रहा है। एवरीवेयर, हर जगह जाके इंटरफेयर करके बर्बादी बर्बादी, और टोटल मिडिल ईस्ट में बर्बादी ही बर्बादी है। क्यों? सिर्फ ऑयल, पॉलिटिक्स ऑफ ऑयल। और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया उनके साथ हैं। मैंने एक वीडियो देखा, कल एक वीडियो देखा हमने, बिल्कुल सोशल मीडिया पे वायरल हुआ जी, और प्रिंस सलमान बात करते हुए कंग्रेचुलेटिंग ईच अदर फॉर द असैसिनेशन ऑफ शहीद मेजर जनरल सुलेमानी एंड हिज fellows, I mean, and हर्षद अल शाबी के कमांडर एंड हिज सिक्योरिटी पर्सनल। तो इन लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं बोलता हूं खुले आम कि अगर टेररिज्म खत्म होना है तो अमेरिकन शुड चेंज द इंटरनेशनल पॉलिसी। दे शुड बिकम बिग ब्रदर रोल एंड टेक एवरीबडी अलोंग एंड गो। अब आज की बात आप करें तो मैं गुजारिश करता हूं हिंदुस्तान की हुकूमत, रशियन हुकूमत और चाइनीज हुकूमत, ये तीनों मिलकर इस चीज को सुलझाना चाहिए। ईरान कभी भी जंग के लिए नहीं जाता है। अगर वो एयर बेसेस मारा है तो अमेरिकन एयर बेसेस को मारा है। ही हैज नॉट एंटर्ड अमेरिकन टेरिटरी। यूनाइटेड नेशन चार्टर आल्सो सेज इन सेल्फ डिफेंस, मिलिट्री, इफ यू वांट, इफ समबडी aggresses you can defend aggressively. United Nations Charter, that's what they did. उसके बाद कुछ नहीं किए हैं वो खामोश हैं। आई एम श्योर बिल्कुल ईरान कभी बिल्कुल। मैं ख्वाजा इफ्तिखार साहब, ख्वाजा इफ्तिखार साहब, जो बात आगा सुल्तान साहब ने जो बात कही है, मैं उसी को चाह रहा हूं कि आगे बढ़ाया जाए। मिडिल ईस्ट में जब भी इस तरह के हालात होते हैं, जाहिर सी बात है मिडिल ईस्ट के जो ममालिक हैं वहां के हालात बहुत अच्छे नहीं है। और खासतौर से अगर हम अरब ममालिक की बात करते हैं और सऊदी अरब की खासतौर से ख्वाजा साहब अगर बात की जाती है, तो हमेशा हम देखते हैं कि अमेरिका के साथ वो खड़ा नजर आता है। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि ये जो पोजीशन सऊदी अरब की है, ये जो स्टैंड है सऊदी अरब का, ये उसकी मजबूरी है या फिर जरूरत है? देखिए, ना तो उसकी मजबूरी है ना उसकी जरूरत है, उसकी बेहिसी है। बुनियादी बात यह है
बात यह है कि एक बात जो अरब ममालिक को समझने की जरूरत है वो ये है कि आप जिसके आज आलायकार बन रहे हैं या माजी में जिसके आप आलायकार बनते रहे हैं, उसकी तारीख ये है कि उसने हर उस कौम को, हर उस मुल्क को और हर उस माशरे को जो उसका आलायकार किसी वक्त उसके मखसूस सियासी और दिफाई अज़ाइम को हासिल करने के लिए बना है, उसके लिए वो मलकुल मौत साबित हुआ है। जो आज ईरान के साथ हो रहा है, जो इराक के साथ हो चुका, जो है वो अफगानिस्तान में हुआ, मैं आपके तवस्सुस से और आपके इस अहम चैनल के ज़रिए से सऊदी अरब की हुकूमत और वहाँ के हुक्मरानों और फरमारवाओं को मुतनब्बे करना चाहता हूं कि ज्यादा वक्त नहीं है, ये रुख आपकी तरफ ही जाने वाला है, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपके ये किसी के सगे नहीं हैं, इनके सामने बुनियादी तौर पर तेल है और इनके सामने दो और मकासिद हैं। एक बात जो अभी तक नहीं आई है, मैं उस तरफ भी आपको ले जाना चाहता हूँ। देखिए 1979 में जो रेवोल्यूशन ईरान में आया वो कोई सोशलिस्ट रेवोल्यूशन नहीं है, वो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन नहीं है, वो इस्लामिक रेवोल्यूशन है। और इस्लामिक रेवोल्यूशन या इस्लाम जो है एज ए सिस्टम, एज ए पॉलिटिकल सिस्टम, एज एन इकोनॉमिक सिस्टम, एज ए डिफेंस सिस्टम, एज ए सोशल सिस्टम जो है वो दुनिया के अंदर कोई ऐसी मिसाल न बन सके, कोई ऐसी नज़ीर न बन सके जिस रास्ते पे दुनिया का मुसलमान जो है वो आगे बढ़ चले। लिहाजा अमेरिका और अमेरिका जैसे बहुत सी क़ुव्वतों का ये मुश्तरका मौक़िफ़ और ये हदफ है कि किसी भी कीमत पर इस्लाम का कोई खूबसूरत चेहरा, को सुनहरी चेहरा जो है वो दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए। लिहाजा ईरान का जो रेवोल्यूशन है उसके पीछे अमेरिका 40 साल से पड़ा हुआ है और उसको तरह तरह से उसके ऊपर जो है वो पाबंदियां और सैंक्शंस लगाए हुए हैं, लेकिन बड़ी मर्दाना वार तरीके से जो है ईरान के अवाम और उनकी क़यादत जो है जिदारी और दिलेरी के साथ में इसका मुकाबला कर रहे हैं और एक शीशा पिलाई हुई दीवार के सामने खड़े हुए हैं और तमाम दुनिया की कमज़ोर कुव्वतों को ये पैगाम दे रहे हैं कि एक छोटा मुल्क कम वसाइल के साथ निहायत सख्तरीन हालात में 40 साल डटा हुआ अमेरिका के सामने अपने इज्जत नफ्स का दिफा करते हुए किस तरीके से अपने इज्जत नफ्स का दिफा करते हुए अपनी अकीदे और अपनी आकिबत का दिफा करते हुए शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ा हो सकता है। शर्म आनी चाहिए इन अरब मुल्कों को कि जिन्होंने ईरान से ये गुलामाने गुलाम बन चुके हैं और इन्होंने गुलामी के पट्टे लिख दिए हैं। अब आगे आने वाला वक्त इनके लिए खतरनाक होगा। बिल्कुल अय्यूब अली साहब, इसी लाइन पर जो यहां पर ख्वाजा साहब ने कहा कि आने वाला वक्त जो गल्फ ममालिक हैं या जो सऊदी और अरब ममालिक जो अमेरिका के साथ खड़े हैं, क्या आपको लगता है कि अगर कशीदगी बढ़ती है ईरान और अमेरिका में तो कहीं ना कहीं इसके मनफी असरात अरब ममालिक पर पड़ेंगे और खासतौर से सऊदी अरबिया पर? मेरा ये मानना है कि जो तमाम ममालिक, एक नहीं, सऊदी अरेबिया नॉट अलोन, सब के सब मुतासिर होंगे इससे और इसके दूररस नतायज होंगे। वो उसके असरात हम तक पहुंचेंगे, हिंदुस्तान तक पहुंचेंगे, पाकिस्तान तक पहुंचेंगे, टर्की तक पहुंचेंगे। अगर इसको यहीं पे कंटेन नहीं किया जा सकता, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अमेरिका किन टर्म्स पे इस जंग को रोक सकता है। अमेरिका इज एन एग्रेसर राइट नाउ. There is no authority for America to move and go and attack Iraq and kill a general there. इसका जस्टिफिकेशन कहीं नहीं मिल सकता और इसका जस्टिफिकेशन जो रात की बमबारी जो हुई है, लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग जो बमबारी हुई है, उसके कोई नतायज सामने नहीं आते। तो वहां पे जो अवाम के अंदर जो गम और गुस्सा है इराक में, ईरान में, उसका कहीं ना कहीं तदारुक होना चाहिए। ऐसा महसूस होना चाहिए कि अमेरिका को प्रेशर में लाया गया है और अमेरिका प्रेशर में आने के मौक़िफ़ में बिल्कुल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जो बात कर रहे हैं वो एग्रेशन की बात है, वो ईरान को खत्म करने की बात है। ऐसी गुफ्तगू में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, मुझे कम से कम दिखाई नहीं देता। बिल्कुल। मैं डॉक्टर राजन आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर राजन, 2 बार अय्यूब अली साहब ने यही कहा कि भाई अमेरिका की कोई जवाबदेही नहीं है। आखिर अमेरिका से कौन सवाल करेगा, अमेरिका से कौन पूछेगा कि क्या जरूरत थी ये अटैक करने की जिसमें कासिम सुलेमानी को एक तरह से हलाक किया गया, या जिस तरह से हम देखते हैं कि अमेरिका का एक तसल्लुत है
इन ममालिक पर और खासतौर से उसकी जो दादागिरी है, आखिर अमेरिका की जवाबदेही कैसे होगी? अमेरिका वहां पे अभी जो कर रहा है ये बिल्कुल बेबुनियाद है, इसका कोई बेसिस नहीं है। जैसा कि पहले के स्पीकर ने बताया कि एक एग्रेशन है। अमेरिका को जिम्मेदार, वहां पे अमेरिका युद्ध भी नहीं जीत सकता, मैं आपको बता दूं। वहां पे एक अमेरिका की जो पॉलिसी है वो वहां पे खत्म हो रही है और ईरान चाहता है कि वहां से इराक पे जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस है ये पूरी तरह से खत्म हो जाए। ये जो आप देख रहे हैं, एक जो वहां पे ये जो लड़ाई है, एक वर्चस्व की लड़ाई भी है, जहां पे कि ईरान का इन्फ्लुएंस वेस्ट एशिया में आज के समय में बढ़ता जा रहा है और अमेरिका का इन्फ्लुएंस पूरे रीजन में देखें, आप सीरिया में देख लें, इराक में आप देख लें, ईरान तो है ही, और दूसरे यमन में या दूसरे क्षेत्रों में देखें तो अमेरिका का इन्फ्लुएंस वेस्ट एशिया से काफी कम होता जा रहा है। और ये एक डेस्परेट मेजर है, एक डेस्परेशन है अमेरिका के पास कि उनकी जो चलती थी हेजेमोनी 1990s में या उससे पहले, वो अब वहां पे नहीं चल रही है। तो उनके साथ एक मजबूरी है कि वहां पे वो फोर्सेस नहीं रख सकते। अमेरिका की इकोनॉमी की हालत ठीक नहीं है। उसके साथ जो नाटो और यूरोपियन कंट्रीज पहले के समय में बिल्कुल एक साथ होते थे, आज के समय में वो नहीं है। रशिया बिल्कुल क्लियर पोजीशन सीरिया में लिया है, इराक में भी वो ले रहा है, ईरान के साथ है वो। चीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शक्ति के रूप में आज इमर्ज कर गया है, जिसको कि अमेरिका सीधे तौर पर चैलेंज नहीं कर सकता। तो मैं यह बता दूं कि जो अभी पहले के एक्सपर्ट जो बोल रहे थे कि ईरान को नाश किया जा सकता है, मैं यह बता दूं कि ईरान एक बहुत ही शक्तिशाली देश है, उसकी कौम काफी यूनाइटेड है और ईरान को अमेरिका खत्म नहीं कर सकती है। अमेरिका क्या करेगी, मैं बता रहा हूं कि इराक के में जो उसके जो कुछ फोर्सेस हैं या जो दूसरे जो वहां पे शक्तियां हैं, प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से ईरान को तंग करने की कोशिश करेगा। आज के टाइम पे अगर आप इराक की बात करें तो इराक का गवर्नमेंट और वहां के जो मेजॉरिटी फोर्सेस हैं वो ईरान के साथ हैं। ISIS जो कि एक इतना बड़ा इंटरनेशनल टेररिस्ट थ्रेट के रूप में इमर्ज किया था, उसको अगर काउंटर करने में कोई भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले किया था वो कासिम सुलेमानी और ईरान ने रोल प्ले किया था, वो सीरिया में भी और इराक में भी। और उस समय अमेरिका के साथ एक अंडरस्टैंडिंग भी था, उसमें सुलेमानी का अंडरस्टैंडिंग उसके साथ था। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका का जो वर्चस्व खत्म होता जा रहा है, उससे अमेरिका काफी डेस्परेट हो गया वेस्ट एशिया में, जैसे कि दूसरे रीजन में भी हो गया है। और उसी कारण से आप देख रहे हैं कि इस ढंग का एक अटेम्प्ट जो ग्राउंड फोर्सेस वहां पे नहीं ला सकता, क्योंकि उसकी उतनी ना तो कॉन्फिडेंस है और ना ही हिम्मत है और ना ही कोई दूसरे देश उसके साथ हैं। तो क्या किया उसने कि एक ड्रोन के माध्यम से, ये एक कावर्ड एक्ट है, ये एक डरपोक करता है इसमें, जो कि छुप के ड्रोन के माध्यम से या आप चुपके से किसी को मार देते हैं। और उसने एक बहुत ही गलत एक पॉलिसी डिसीजन लिया था कुछ दिन पहले कि उसने जो इस्लामिक जो आर्मी है, इस्लामिक रिपब्लिकन ईरान की जो आर्मी है, उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया था। कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि अमेरिकन आर्मी को ईरान ने आज के टाइम पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। तो इस ढंग की जो पॉलिसी चल रही है अमेरिका की, वो बिल्कुल अमेरिका के खुद के हित में नहीं है। उसके जो दूसरे जो लीडर्स हैं अमेरिका के, वो इस चीज को समझ रहे हैं, लेकिन अमेरिका इस चीज को नहीं समझ पा रहा है। और इससे अमेरिका का इन्फ्लुएंस सारे रीजन वेस्ट एशिया से कुछ ही दिनों की बात है, आप देखेंगे धीरे धीरे वहां से खत्म हो जाएगा। ईरान के साथ कुछ नहीं होने वाला है, ईरान का विनाश नहीं होने वाला है, और ना ही मुझे लगता है कि वहां पे कोई विश्व युद्ध या उस ढंग की स्थिति पैदा हो रही है। ईरान बिल्कुल सर्वाइव करेगा और स्टेबल और स्ट्रॉन्ग स्टेट के रूप में सर्वाइव करेगा। फजलुर रहमान साहब, जिस तरह से डॉक्टर राजन ने बताया कि लग तो ऐसा रहा है कि बात अब यहीं पर रुक जाएगी, क्या आपको लगता है कि बात यहीं पर रुकेगी, कशीदगी और बढ़ेगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा ना कि जो जंग हो रही है आज कल पिछले तकरीबन 10-12 साल में, खास करके मशरिक़ वस्ता में, उस जंग का मिजाज बहुत ही अलग है। वो जंग कब शुरू होती है, उसमें कौन से एक्टर्स हैं, कौन से प्लेयर्स हैं, किसका क्या इंटरेस्ट है, ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। कोई इसकी डिफाइनिंग बाउंड्रीज नहीं है, और इसमें कौन कौन से मुल्क इन्वॉल्व हैं ये बताना बड़ा मुश्किल है। मैं तो ये भी कह सकता हूं कि कौन किससे लड़ रहा है ये भी बताना मुश्किल है। तो ये वो जंग का शुरू होना या जंग का खत्म होना, ये दोनों मुल्क के हाथ में नहीं है। आपको अंदाजा होगा जब सीरिया में जंग शुरू हुई तो किसको पता था कि 10 साल हो जाएगा, लीबिया में 10 साल हो गए, यमन में 7 साल हो गए, इराक में क्या हो रहा है, लेबनान में क्या हो रहा है। उसकी वजह यह है कि जंग जो हो रही है वो दो स्टेट के बीच में नहीं हो रही है, वो बहुत सारे एक वॉर इकोनॉमी, लोगों का अपना एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया इस जंग में। तो मुझे नहीं लगता कि कोई, हम इस तरह की इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत ही फुल फ्लेज वॉर होगा। और अमेरिका से जंग करना इसलिए बड़ा मुश्किल है। देखिए, अमेरिका का जो सबसे बड़ा सरमाया है वो उसकी जोग्राफिकल लोकेशन है। तो अमेरिका पिछले 30 साल से उसने जितनी भी जंगें की हैं, इराक को तबाह किया, अफगानिस्तान को तबाह किया, यमन में काफी हद तक उनका ऑपरेशन चल रहा है, तो उनकी
तो उनके लिए इस जंग को ये बताना कि जंग खत्म होगी ये बड़ी मुश्किल बात है कि जंग कौन खत्म करेगा। भाई आपने जवाद ज़रीफ साहब को आपने वीज़ा नहीं दिया, वो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं। अगर अब तो उतनी भी गुंजाइश नहीं है कि कौन मीडिएट करे, कौन निगोशिएट करे। और अमेरिका के लिए देखिए जंग करना एक कंप्यूटर गेम की तरह है। आज जो अमेरिका जो जंग कर रहा है, जो ड्रोन कल्चर जो आया है, वो एक अमेरिका के लिए कंप्यूटर गेम है। तो इससे मुझे लगता नहीं है कि जंग फुल फ्लेज जंग नहीं, जंग की हमको डिफिनेशन बदल दी गई है पिछले 20-25 साल में। जंग जो है क्या होती है, वहां पे सारी की सारी जंग हो रही है वो नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए हो रही है, सारी की सारी जंगें हो रही है दूसरे ममालिक लड़ रहे हैं। तो मैं ये तो नहीं समझता कि जंग खत्म कब होगी, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आगे आने वाले दिनों में वो जो फर्दर जो रीजन में कुछ हद तक एक स्टेबिलिटी आ रही थी, कुछ पॉलिटिकल इंगेजमेंट हो रहे थे, कुछ कहीं ना कहीं थे कुछ पीस की बातें हो रही थी, पीस बिल्डिंग मेजर कुछ अडॉप्ट किए गए थे, चाहे सीरिया में हो चाहे लेबनान में हो। अब वो चीजें बहुत हद तक पीछे चली गई हैं। और जब पीछे चली गई हैं तो मेरा ये ख्याल है कि और भी ममालिक का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। और खास करके आप देखिए, मैं 2 पॉइंट मैं यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगा कि जो उनके जो लीडर्स हैं, जो उनके मिलिशिया के लीडर्स हैं, जो उनके प्रॉक्सी लीडर्स हैं, जो बड़े ही प्रोमिनेंट फिगर्स हैं इराक और सीरिया वगैरह में, उनका ये 2 चीज उन्होंने कही कि पहली बात तो ये कि सारे मिलिशिया जितनी सारी फोर्सेज हैं वो सब यूनाइट हो जाए। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि जिम्मेदारी सिर्फ ईरान की नहीं है, इसका मतलब कि सीरिया भी इन्वॉल्व होगा, लेबनान भी इन्वॉल्व होगा और इराक भी इन्वॉल्व होगा, ईरान भी इन्वॉल्व होगा। और ये भी बता दूं कि साथ साथ ये भी कहा गया है कि हमारा जो टारगेट है वो यूएस के एलाइज भी हैं। जब यूएस के एलाइज का मतलब ये होता है कि खलीजी ममालिक, उसमें सऊदी नंबर 1, कतर, कुवैत, यूएई। तो जब ये चीजें सारी चीजें अगर एक जिस तरह का मैप हमारे सामने आ रहा है, उससे मुझे लगता नहीं कि जंग खत्म होगी। लेकिन साथ साथ यही बताता चलूं कि जो दूसरी ताकतें हैं उसको फर्दर स्ट्रेंथ मिलेगी, नॉन स्टेट एक्टर्स की स्ट्रेंथ मिलेगी। और उसमें 2 जो स्टेट्स हैं, ईरान का जो मामला है, ईरान जो है, देखिए आपने उनके कासिम सुलेमानी को मारा है। कासिम सुलेमानी एक ईरान के लिए कल्ट की हैसियत रखते थे। यहां तक रिपोर्ट्स आ रही है कि उनको एक स्पिरिचुअल लीडर से ग्रूम किया जा रहा था। और जिस तरह जम्मे गफीर जो आया वो खुमैनी के इंतकाल के बाद पहला इतना बड़ा टर्नआउट था, उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी क्या हैसियत थी ईरानी एस्टेब्लिशमेंट के लिए, ईरानी अवाम में। तो अगर ईरान अगर चाहे भी इस जंग को कुछ हद तक रोकना, तो पीपुल्स प्रेशर जो है ईरान रिजीम के लिए, वो कभी कभी देखिए जंग कभी कभी लड़ी जाती है अवाम के लिए। बिल्कुल। तो जो आज जो अटैक था ईरान का बेस पे, मेरा ये ख्याल है कि वो पीपुल्स प्रेशर को सबसाइड करने के लिए, उनके गुस्से को, उनके एंगर को वो करने के लिए। और जहां तक एक बात और बताऊं मैं कि अमेरिका को रोकना, देखिए अमेरिका के पास ये टारगेटेड किलिंग का जो कल्चर है वो इजराइल का भी कल्चर रहा है, अमेरिका का भी कल्चर रहा है। और अमेरिका से कौन हिसाब लेगा? इराक के 10 लाख बच्चों को उन्होंने मारा, किसने हिसाब लिया? अफगानिस्तान में 5 लाख लोग मार दिए, किसने हिसाब लिया? यमन में लोग मारे जा रहे हैं, सोमालिया में मारे जा रहे हैं लोग, डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज में मारे जा रहे हैं। इनका जो ओवर आर्किंग जो ग्लोबल पॉलिसी है, जो टेररिज्म के नाम पे जो इनका ऑपरेशन चल रहा है पिछले 20 साल से, उसका किसने हिसाब लिया? अगर कोई अमेरिका से हिसाब ले सकता है तो अमेरिका की अवाम, वहां की डेमोक्रेटिक वैल्यूज, वहां की पब्लिक एथॉस, वहां की जो मोबिलिटी, जो काफी हद तक ट्रंप के जेर क़यादत इरोजन और डिक्लाइन पे है। तो मुझे अमेरिकन आवाम से भी उम्मीद नहीं है कोई, जिस तरह की ट्रंप की एग्रेसिव पॉलिसी जो है, अमेरिका का जो एक सरमाया था, वहां का पॉलिटिकल कल्चर, वहां की अकाउंटेबिलिटी, वहां की ट्रांसपेरेंसी, उसको भी ट्रंप ने काफी हद तक मजबूर किया है। तो अब वहां की आवाम से भी उम्मीद नहीं है। और जहां तक जो ममालिक की बात आप कर रहे हैं, यूरोप, साउथ एशिया, मुझे लगता नहीं कि इन मुल्क के अंदर इतनी ताकत है कि वो अमेरिका पे दबाव डाल सके। जहां तक रशिया और चाइना की बात आई है, ये रशिया की अपनी कंपल्जन है, रशिया के अपने कंस्ट्रेंट्स हैं, चाइना की अपनी अलग प्रायोरिटीज हैं। अमेरिका को काउंटर करना मिलिटरीली, आई डोंट थिंक एनी कंट्री ऑन दिस प्लेनेट कैन डेयर टू काउंटर अमेरिका। द रीजन इज दैट, and Trump is repeatedly telling we are the most powerful, we have the strongest army in the world, and all is well. So that is how you can imagine what's going to happen. मतलब उसके अमेरिका की दादागिरी की असल वजह यही है कि उसे काउंटर करना बहुत मुश्किल है। मैं पीके सहगल साहब आपके पास आना चाहूंगा। सहगल साहब, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में अगर ये कशीदगी बढ़ती है, हालात कुछ अगर और गड़बड़ होते हैं, तो हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए भी कोई स्टैंड लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि एक तरफ अमेरिका है, उससे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और दूसरी तरफ ईरान, उससे भी बहुत पुराने और बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि हमारे लिए बहुत जबरदस्त मुसीबत की घंटी होगी। हम ना तो ईरान के साथ जा सकते हैं और ना ही अमेरिका के साथ खड़े हो सकते हैं। हमको न्यूट्रल रहना पड़ेगा, हमको आउट ऑफ दिस वॉर रहना पड़ेगा।
दूसरा मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि मेरे मुताबिक ये जंग आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ना तो अमेरिका चाहता है, ना अमेरिका का अवाम चाहता है, ना ही ईरान चाहता है। और पूरी दुनिया की जो नेशन है इस समय, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे वेस्टर्न यूरोप हो, ईच एंड एवरी कंट्री वांट्स दैट ये स्थिति यही रुक जाए और आगे ना बढ़े। दूसरा, अमेरिका जो है बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल नॉर्म्स, इंटरनेशनल रूल्स, इंटरनेशनल रेगुलेशन की परवाह नहीं करता, वो दादागिरी करता है, ना ही वो किसी सेंटिमेंट्स और इमोशंस की तरफ देखता है। हम लोग बहुत सारे सेंटिमेंट्स और इमोशंस की बात कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, और इस परफेक्ट सिनेरियोज में सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस हैव नो प्ले एट ऑल। अमेरिका हमेशा वही कार्रवाई करता है जो उसके अपने सेल्फ इंटरेस्ट में है, वो दुनिया की इंटरेस्ट को नजरअंदाज करता है, और वो जब तक वो पावरफुल नेशन है, जब तक वो सुपर पावर है, वो इस माफी की कार्रवाई करता रहेगा। ये अमेरिका की लड़ाई नहीं है, ये अमेरिका के ऊपर ट्रंप की लड़ाई है जो अमेरिका के ऊपर थोपी गई है। इस समय अमेरिका का अपना अवाम जो है ट्रंप के अगेंस्ट है। उसने किसी प्रकार का लॉ मेकर से कंसल्टेशन नहीं की, कोई ऑथराइजेशन नहीं ली। नैन्सी पेलोसी जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है 48 आवर्स के अंदर बड़ा लाजमी है कि ट्रंप जो है ऑथराइजेशन ले। उसने ऑथराइजेशन के बजाय ट्वीट के माध्यम से ऑथराइजेशन मांगी है, उसको ऑथराइजेशन नहीं मिलेगी, और इसलिए बहुत ही मुश्किल होगा ट्रंप को वास्तव में कैरी कन्विक्शंस करने के लिए, इवन अपने अवाम। और ये ट्रंप के लिए इलेक्शन में बहुत भारी पड़ सकता है। उसने सोचा था कि इसकी वजह से इलेक्शन जीत सकेगा, इसका नतीजा उल्टा हो सकता है। डॉक्टर राजन, एक बात, क्योंकि अमेरिका और ईरान के दरमियान हमेशा से कशीदगी रही और ये कशीदगी अब बढ़ी है, तो एक बात निकल कर ये आ रही थी कि कहीं ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ तो दुनिया नहीं बढ़ रही है, कहीं इतना ज्यादा खतरा तो नहीं है इस कशीदगी से। कि बिल्कुल भी थर्ड वर्ल्ड वॉर का कंडीशन वहां पे पैदा नहीं हो रहा है। उसका कारण सबसे पहले मैं बता दूं कि ना तो अमेरिका चाहता है और ना ही ईरान चाहता है। ये कई बार हम अमेरिकन पावर को ओवर एस्टिमेट करते हैं, लगता है कि अमेरिका पावरफुल है और कुछ भी कर सकता है। आपने देखा कि उसने सीरिया में कुछ नहीं कर पाया। आपने देखा कि इराक में वो जो करना चाहता था वो नहीं कर पाया। अफगानिस्तान में अभी भी वही इंस्टेबिलिटी है जो कि पहले वो कायम थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अमेरिका नहीं चाहता, अमेरिकन जनता मेजॉरिटी 50 से 60% जनता वहां पे ईरान के साथ अभी वॉर नहीं चाहती है। अभी जो बात चल रही थी कि वहां पे फोर्सेस भेजे जाए, तो अमेरिका के कितने फोर्सेस हैं जो कि वेस्ट एशिया में अभी हैं, इसके लिए मैसिव एक मोबिलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए अमेरिकन अवाम तैयार नहीं है, यूरोप वहां पे तैयार नहीं है। रशिया ईरान को सपोर्ट करता है, लेकिन रशिया यह नहीं चाहता है कि वहां की स्थिति इतनी खराब हो जाए जिससे कि वर्ल्ड वॉर की स्थिति पैदा हो जाए। चाइना का इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट वेस्ट एशियन कंट्रीज और ईरान में भी आज के टाइम पे है कि चाइना भी नहीं चाहेगा वहां पे युद्ध की स्थिति पैदा हो। मैं अय्यूब अली खान साहब बहुत छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगा, जो सवाल मैंने अभी राजन साहब से किया था कि क्या आपको लगता है कि तीसरी आलमी जंग की तरफ एक तरह से दुनिया बढ़ रही है? अगर ये कशीदगी बढ़ेगी तो क्या लग रहा है कि दुनिया बटेगी अलग अलग हिस्सों में? डेफिनेटली बढ़ सकती है दुनिया, मगर आलमी जंग के आसार अभी मौजूद नहीं हैं। अब जो डोनाल्ड ट्रंप स्पीच देने वाले हैं उसके बाद में अंदाजा होगा कि अमेरिका की क्या पॉलिसी है। मगर एक बात मैं कहना चाह रहा हूं कि अब तक के जो जंग हो रही थी या जिन देशों का हमने नाम लिया, वो स्टेटलेस लोग हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, स्टेट नहीं लड़ रहा है। यहाँ पे एक स्टेट दूसरे से मुठभेड़ हो चुका है। जैसा ईरान के जनरल को मार दिया गया, वो डायरेक्ट अटैक है ईरान पे, और ईरान ने उसके जो वहां पे ट्रूप्स हैं उन ट्रूप्स के आसपास बमबारी की, वो एक डायरेक्ट अटैक है। तो क्या ये डायरेक्ट जो अटैक है इराक में, तो क्या ये जो डायरेक्ट इसका जो रिटेलिएशन है, क्या उसके असरात नहीं होंगे? मेरा ऐसा मानना है कि ईरान में काफी हलचल है और ईरान इज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर टू टेक सम मोर मेजर्स। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जंग तो किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन इस अमेरिका के ईरान के एक्शन के बाद अमेरिका का क्या कुछ रिएक्शन होता है? आज जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में बोलेंगे, मीडिया से खिताब करेंगे, उसके सामने आएंगे, तो उसके बाद अमेरिका का रिएक्शन भी एक तरह से वाजे हो सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि अमेरिका की दादागिरी पर ईरान ने एक तरह से जरूर चोट कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत सभी पैनलिस्ट ने की। पीके सहगल साहब, ख्वाजा इफ्तिखार साहब, डॉक्टर राजन, फजलुर रहमान साहब, मीर अय्यूब अली खान साहब और आगा सुल्तान साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब।